एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। बात करें, अगर आपने इसके पहले के 8 वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सारी चीज़ों को आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सेकंड पेपर की पूरी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं नया पॉइंट हम लोग कि मनोविज्ञान का शिक्षा के विभिन्न अंगों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें मनोविज्ञान ने शिक्षा के विभिन्न अंगों को किस प्रकार प्रभावित किया है, इसका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा रहा है। जैसे पहला पॉइंट आपका आ जाता है शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन पे भी क्या शिक्षा मनोविज्ञान का प्रभाव दिखाई पड़ता है, वो किस प्रकार दिखाई पड़ता है हम देख सकते हैं। लिखा है कि शिक्षा के मनोविज्ञान से प्रभावित होने के कारण उसके अर्थ में पर्याप्त अंतर आ गया है। मतलब कह रहे हैं, जब हम देख पा रहे हैं कि शिक्षा पर मनोविज्ञान का प्रभाव दिखाई पड़ता है तो उसका जो शिक्षा का अर्थ है उसमें अंतर आ गया है। परंपरागत रूप से शिक्षा का तात्पर्य विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान एवं सूचनाओं को बालक के मस्तिष्क में संप्रेषित करने का प्रयास करना है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे परंपरागत रूप से देखें, जो शुरू से ही चली आई है, पुराने समय से ही चली आई है, कि शिक्षा का जो तात्पर्य है वो जो विभिन्न विषय होते हैं, जैसे आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जो कुछ भी हो, तो जो विभिन्न विषय हैं उनसे संबंधित ज्ञान सूचनाओं को क्या कर देना है, बालक का जो मस्तिष्क है उसके अंदर भरना है एक तरीके से। ठीक है, भले ही उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बालक को कितनी ही कठिनाइयाँ, संयम, नियम का सामना क्यों ना करना पड़े। मतलब उस चीज़ को उनके दिमाग में बिठा देना है। अब वो बालक कितनी भी कठिनाई का सामना कर पा रहा है, उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहा है, उन चीज़ों को समझ पा रहा है, नहीं पा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस उसके दिमाग में उन चीज़ों को क्या कर देना है, भर देना है। ये परंपरागत रूप से चली आ रही शिक्षा का अर्थ माना जाता था। ठीक है, यद्यपि मनोविज्ञान का कार्य शिक्षा के अर्थ को परिभाषित करना नहीं है। मतलब कह रहे हैं जो मनोविज्ञान का काम है वो शिक्षा के अर्थ को परिभाषित करना बिल्कुल नहीं है, किंतु मनोविज्ञान ने बालक के व्यवहार एवं आचरण के संबंध में जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं नियम प्रस्तुत किए हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो मनोविज्ञान ने बालक का व्यवहार और आचरण, जैसे बालक का जो व्यवहार होता है, ठीक है, बिहेवियर जो होता है, जो उसका आचरण होता है, उससे संबंधित कुछ नियम और कुछ क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। उनसे अवगत होकर शिक्षा शास्त्रियों एवं शिक्षा दार्शनिकों ने शिक्षा के परंपरागत अर्थ को स्वीकार करते हुए उसके नवीन व आधुनिक अर्थ को प्रस्तुत किया। मतलब कह रहे हैं तो जो मनोविज्ञान है वो बालक के व्यवहार एवं आचरण से संबंधित कुछ नियम या सिद्धांत प्रतिपादित करता है। उन्हीं को पढ़ते हैं कौन, शिक्षा शास्त्री पढ़ते हैं और शिक्षा दार्शनिक भी पढ़ते हैं। तो इन लोग जो पढ़ते हैं तो फिर क्या करते हैं कि जो परंपरागत शिक्षा का अर्थ आ रहा है उसको भी इंक्लूड करते हैं, जो शिक्षा मनोविज्ञान ने जो नियम सिद्धांत प्रतिपादित किए उनको भी पढ़ते हैं। इन सारे चीज़ों को मिला करके वो नवीन, मतलब नया शिक्षा का अर्थ निकाल के हमारे सामने लाकर रखते हैं। ठीक है, यह अर्थ विषय केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे परंपरागत विषय को रटवाना, पढ़वाना, दिमाग में बिठा देना, वहाँ पे विषय केंद्रित था, लेकिन यहाँ पे जो नवीन परिभाषा, नवीन अर्थ निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रही कि इसमें रटवाना या दिमाग में बिठाना विषय केंद्रित नहीं है, ये बाल केंद्रित है। मतलब बालक की सुविधा देखी जाती है, बालक इन चीज़ों को समझ पा रहा है, नहीं पा रहा है, तो ये कौन सा बाल केंद्रित हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिनमें बाल केंद्रित है, जिनमें बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए बाहर से किसी विचार व वस्तु को क्या आरोपित नहीं किया जाता। उसे मतलब कह रहे हैं कि जैसे अगर बालक का जो व्यक्तित्व है उसको विकास करने के लिए बाहर से अगर कोई विचार आता है या बाहर से कोई वस्तु आती है तो उसको रोका नहीं जाता, उन चीज़ों को और इंक्लूड कर लिया जाता है, बल्कि उसे आत्म प्रकाशन या आत्म अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। मतलब कह रहे हैं आत्म प्रकाशन मतलब स्वयं से जानने के लिए, आत्म अभिव्यक्ति मतलब एक तरीके से सेल्फ एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। इन चीज़ों को क्या किया जाता है, पूर्ण अवसर दिया जाता है, मतलब पूरी तरीके से छूट दी जाती है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करने वाले सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत करते हुए लिखा है। उन्होंने पेस्टोलॉजी हैं जो आपके सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री हुए हैं, जिनका नाम है पेस्टोलॉजी। उन्होंने शिक्षा की मनोविज्ञान की शिक्षा की मनोवैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत करते हुए क्या कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। ऐसा कौन कहते हैं, तो आपके पेस्टोलॉजी जी
कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं जो दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है, शिक्षा के उद्देश्य में भी मनोविज्ञान का प्रभाव दिखाई पड़ता है। मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करना नहीं है, क्योंकि यह एक विधायक मतलब पॉजिटिव, एक तरीके से आप सब समझ सकते हैं शुद्ध या पॉजिटिव, ठीक है, होने के नाते क्या होना चाहिए कि का अध्ययन ना करके वो क्या है का अध्ययन करता है। मतलब कह रहे हैं जो मनोविज्ञान है ये शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण तो बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यह एक पॉजिटिव साइंस है, इसलिए ये क्या होना चाहिए की जगह पे क्या है पर विश्वास रखता है और इन्हीं चीज़ों को क्या करता है, अध्ययन करता है। किंतु मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि कोई उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है अथवा वह मन की उड़ान मात्र है, क्योंकि मनोविज्ञान बालक की आवश्यकताओं, मूल प्रवृत्ति, संवेगों, इच्छाओं एवं रुचियों से अच्छी तरह अवगत होता है। ठीक है, इस संदर्भ में क्रो ने लिखा है, यद्यपि मनोविज्ञान शिक्षा के लक्ष्य निश्चित नहीं कर सकता, मतलब वो कहते हैं जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा के लक्ष्य को निश्चित नहीं करता है, किंतु वैज्ञानिक मनोविज्ञान हमें एकदम बतला सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आप समझ सकते हैं वैज्ञानिक मनोविज्ञान है जो हम साइंटिफिक रूप से देखते हैं, उसको क्या कर सकता है, बता सकता है कि कोई लक्ष्य निराशाजनक रूप से बदलने में है या उसको पाया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं ये चीज़ वो बता सकता है कि किसी चीज़ को हम पा सकते हैं या इस चीज़ को यहीं पे छोड़ दिया जाना चाहिए। इन चीज़ों से हमें कौन अवगत कराता है, मनोविज्ञान क्या कराता है मेरे प्यारे दोस्त, अवगत कराता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। उसी के आगे लिखा है कि इसके साथ साथ जैसा कि जेम्स ड्रेवर ने लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य पूरा करने के लिए मनोवैज्ञानिक इतना निश्चित करके समाप्त नहीं हो जा सकता कि यह संभव है अथवा असंभव है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए मनोविज्ञान जो है इतनी निश्चित करके समान नहीं हो सकता, मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं किए कह सकता है कि यह चीज़ संभव है या फिर असंभव है, बल्कि मनोविज्ञान यह निश्चित रूप से बता सकता है कि उन्हें किन साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो मनोविज्ञान है ये जरूर बता सकता है, ये इन चीज़ों को अच्छे से बता सकता है कि किन किन चीज़ों का हम प्रयोग करें या किन किन चीज़ों को अपने उपयोग में लाएं जिससे हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। वस्तुतः उद्देश्य प्राप्ति की प्रक्रिया में शिक्षक के लिए मनोविज्ञान सबसे अधिक सहायक होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए उसे प्राप्त करने में मनोविज्ञान सबसे अधिक सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका आ जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा, पाठ्यक्रम में भी क्या मनोविज्ञान का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण तथा उनकी प्राप्ति में मनोविज्ञान जिस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं पाठ्यक्रम विषयों के छात्रों की धारणा करने में भी मनोविज्ञान क्या कहता है, सहायता प्रदान करता है। प्राचीन काल में ही जहाँ पुस्तकाई ज्ञान को अत्यधिक महत्व देने के कारण बालक को सभी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने पड़ते थे, वहाँ समय में मनोविज्ञान को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने के कारण इस बात पर बल दिया जाने लगा कि पाठ्यक्रम को जीवन उपयोगी बनाने के लिए उसे बालक की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, अभिवृत्तियों एवं मानसिक योग्यताओं के अनुकूल बनाया जाए। इस दृष्टिकोण से अब यह माना जाने लगा है कि पाठ्यक्रम निर्माताओं को बाल मनोविज्ञान की पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बाल विकास की प्रत्येक अवस्था की अलग अलग आवश्यकताएं एवं विशेषताएं होती हैं, अतः प्रत्येक अवस्था में पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए उस अवस्था के बालक की आवश्यकताओं एवं विशेषताओं से अवगत होना आवश्यक हो जाता है। यह मनोविज्ञान द्वारा ही संभव होता है इस प्रकार पाठ्यक्रम के निर्माण में मनोविज्ञान की सहायता अमूल्य बन चुकी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो आपका आ जाता है वो आ जाता है शिक्षण विधियां, मतलब मेथड ऑफ टीचिंग में भी क्या मनोविज्ञान का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है, शिक्षा में मनोविज्ञान को स्थान मिलने के फलस्वरूप शिक्षण पद्धतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब बालक की रुचियों को जागृत करके उन्हें मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाया जाता है। ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धतियां मनोवैज्ञानिक प्रयोग द्वारा निर्धारित की गई हैं। इन विधियों में बालक की रुचियों एवं स्वभाव को सामने रखते हुए करके सीखने, खेल द्वारा सीखने आदि पर बल दिया जाता है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट डाल्टन आदि शिक्षण पद्धतियों मनोवैज्ञानिक पर ही निर्धारित विधियां हैं। इसमें बालकों की व्यक्तित्व भिन्नताओं
बालक जैसे बालक होते हैं, कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं सभी बालक के, तो उनको ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार जैसा कि रायवर्न ने लिखा है कि मनोविज्ञान के ज्ञान का मनोविज्ञान के ज्ञान की प्रगति होने के कारण ही शिक्षण पद्धतियों की क्रांति परिवर्तन हुई है। मतलब कह रहे हैं जो आपके रायवर्न हुए हैं वो कह रहे हैं कि मनोविज्ञान के ज्ञान की जो प्रगति हुई, मतलब मनोविज्ञान का जो ज्ञान है जैसे जैसे बढ़ा है, उसी के कारण ही क्या शिक्षण पद्धतियाँ, मतलब जो टीचिंग मेथड है में क्रांति परिवर्तन हुई, मतलब लगातार हमें क्या बदलाव दिखाई पड़े हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।